नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज का दूसरा भाग है। प्रश्नोत्तरी की यह सीरीज वन लाइनर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। शुक्ल का यह कथन किस रचना के विषय में है? विसलदेव रासो। विसलदेव रासो के विषय में शुक्ल जी ने बहुत कुछ कहा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात आलोचक रहे हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा कवि जयानक जो है पृथ्वीराज विजय की रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, पद्मावती समय किस रचना के एक अध्याय का नाम है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पद्मावत जो है एक महत्वपूर्ण करैक्टर रहा है और पृथ्वीराज रासो भी एक महत्वपूर्ण कृति रही है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा परंपरा महाराजा हमीर के समय से समझनी चाहिए। देखिए, हम आदिकाल के यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आदिकाल के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नोत्तरी बनती हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, वो सारे प्रश्न मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आदिकाल के किस साहित्यकार के लिए लिखते समय शुक्ल जी कहते हैं कि इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी? तो अमीर खुसरो के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने यह सब कहा है कि इनमें जो है उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी इनकी लेखन शैली में। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले कौन थे? तो संत नामदेव जी। संत नामदेव जी से ही जो है निर्गुण पंथ के लिए एक रास्ता निकलता है, यह आचार्य शुक्ल का मानना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय या सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जाली ग्रंथ कहा है, ठीक है, तो इसमें 69 जो हैं आपके सर्ग हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ अपनी भी इसमें भागीदारिता दर्शाइए ताकि अच्छे से हमारा समन्वय बन पाए। आगे देखते हैं, भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश तथा जय मयंक जस चंद्रिका, ये दो रचनाएं हैं। ये दोनों कृतियां आज उपलब्ध नहीं हैं। इन दोनों रचनाओं के विषय के बारे किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो राठौरी री खयात एक पुस्तक है जिसमें इन रचनाओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इनके प्रमाण मिले थे। हमारे पास, आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने 13वीं शताब्दी से माना है गोरखनाथ का समय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भाई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु माने जाते हैं। तो जालंधर नाथ। परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से प्रसिद्ध राइटर रहे हैं और उनके गुरु कौन कौन से रहे हैं, एक शॉर्ट्स के तौर पर मैं, शॉर्ट वीडियो के तौर पर मैं आपके समक्ष उसको जरूर रखूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सा सिद्ध और नाथ दोनों परंपरा में सम्मिलित नहीं था? तो कन्हप्पा, ठीक है। कन्हप्पा नाम आपने सुना होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने। न ही वो सिद्धों में आते थे और न ही वो नाथों में काउंट किए जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, आचार्य शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र एक जैन साहित्यकार थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मैंने ज़्यादातर प्रश्नों को वन लाइनर ही रखा है ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। हेमचंद्र के बारे में बहुत पूछा जाता है, इनकी रचना के बारे में खासकर, और यह भी पूछा जाता है कि हेमचंद्र नाथ थे, सिद्ध थे, बौद्ध थे या जैन थे। आगे हमारे पास, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस आचार्य का बड़ा मान था? गुजरात के सोलंकी राजा के यहाँ और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ। तो इन्हीं का, जो जैनाचार्य थे हेमचंद्र जी, इनका बड़ा मान था अपने समय में। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन किसमें है? तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन मिलता है। और कीर्तिलता किसकी रचना है?
किसकी फेमस रचना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने इनके इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है, कवियों का एक वृत्त संग्रह। आचार्य शुक्ल ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसमें सिर्फ कवियों का ही वर्णन किया था। और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो यह 4 भागों में प्रकाशित है। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से बंधु आते हैं, उनके नाम भी हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, एक शॉर्ट्स के जरिए मैं आप सबके सामने इनके नामों को रखूंगी, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार विजयपाल रासो आदिकाल के देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि आदिकाल में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए। तो आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको कितने प्रकरणों में बांटा है, हम सब ने पढ़ा। और साथ ही कुछ को इन्होंने वीर साहित्य के अंतर्गत रखा, कुछ को इन्होंने रासो साहित्य के अंतर्गत रखा, कुछ देसी भाषा काव्य के अंतर्गत, तो कुछ फुटकल रचनाओं के अंतर्गत। आगे देखते हैं, ब्रज माधुरी सार पुस्तक के लेखक हैं वियोगी हरि। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना कि ब्रज माधुरी रचना के रचनाकार कौन है? तो वियोगी हरि। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आधुनिक काल काव्य खंड प्रथम स्थान समय शुक्ल मानते हैं सन 1868 से 1993 तक। देखिए, इन्होंने जो है पूरे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को अपनी पुस्तक में किन किन चरणों में बांटा है, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को, तो ये सब जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो वहीं से जो है बीच से प्रश्न उठाए जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से मानते हैं? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। देखिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 20-20 प्रश्नों की सीरीज के तौर पर मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रख रही हूँ। आपको एक बार सुन के वीडियो को समझ नहीं आता, बार बार सुनिए, क्योंकि कहावत फेमस है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कोई भी चीज़ हमें पहली बार में समझ नहीं आती, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो हमें अच्छे से समझ आती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलती हूँ आपके साथ भाग 3 लेकर। नमस्कार।